सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत भयंकर टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस मॉडल ने, जिस समय रदरफोर्ड ने भैया ने अपना मॉडल दिया था सन 1911 में उन्होंने दिया था, तो उस समय पे जब ये आया था तो जो साइंटिस्ट लोग थे उस टाइम के, उनके दिमाग में हलचल मच गई थी भाई कि ये क्या बता दिया, क्या ऐसा सच में होता है। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था कि आखिर परमाणु कैसा होता होगा, उसकी संरचना कैसी होगी। उसके मध्य भाग में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेश होता है, अधिकांश भाग उसका खोखला है। ये सब चीजें उन्होंने बताई थी जो कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इनसे पहले एक थॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे जिनका मॉडल मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। थॉमसन भैया ने अपने एक परमाणु का मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने तरबूज के जैसे अपने मॉडल के परमाणु की संरचना को बताया था, तरबूज के जैसे, कि भैया इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, बाकी बचा हुआ जो भाग है वो सारा धनावेशित भाग है। इनके पूरा एक ठोस गेंद की तरह उन्होंने अपना मॉडल बताया था कि परमाणु ऐसा होता होगा। लेकिन रदरफोर्ड भैया ने इसका एकदम उल्टा बताया। इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, वो ठोस गेंद की तरह नहीं होता, उसका अधिकांश भाग खोखला है। इसलिए साइंटिस्ट लोग में हलचल मच गई थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज बोली थी। पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करा था तब उन्होंने ये बात बोली थी। उस एक्सपेरिमेंट का हमने नाम क्या दिया? सोने की पन्नी का प्रयोग, या रदरफोर्ड का प्रयोग, या सोने की पन्नी का प्रयोग। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो चीज यूज करी थी वो सोने की पन्नी का यूज करा था। हमने इसमें एक सोने की पन्नी ली थी जिसका साइज कितना था सर? आकार काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आकार था, बहुत पतली पन्नी थी, बहुत पतली पन्नी, लगभग कितनी, 1 × 10⁻⁵ से लेकर 4 × 10⁻⁻⁵ तक इसका आकार था। ठीक है, अच्छा सर, और क्या कर लिया था सर इसने? इस अपने प्रयोग में इन्होंने जो सामग्री ली थी उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है इसकी बात करेंगे। दूसरी थी सोने की पन्नी जिसका आकार लगभग इतना था। और तीसरी थी फोटोग्राफिक प्लेट जिसपे ZnS लगा हुआ था। ZnS, जिंक सल्फेट की एक परत लगी हुई थी। अब ये एक क्या काम करती है कि जैसे इस पर कोई चीज अल्फा कण टकराएंगे, जैसे इस ZnS की परत पे अल्फा कण टकराएंगे तो एकदम रोशनी पैदा होगी, उस पर निशान सा बन जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे आके अल्फा कण टकराए थे। तो इसलिए हमने ZnS लगाया था ताकि पता भी तो चले कि अल्फा कण आखिर गए कहाँ हैं, टकराए हैं या नहीं टकराए हैं। ठीक है सर। अब अल्फा कण क्या है? अब अल्फा कण की अगर हम बात करें तो अल्फा कण थोड़ा प्रोटॉन से भारी कण है। ठीक है, मतलब ये भी धनावेशित कण होते हैं। कैसे होते हैं? धनावेशित कण, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे, धनावेशित कण। अच्छा सर, ठीक है। इसके अंदर, अल्फा कण के अंदर मेरे पास दो तो होते हैं प्रोटॉन और दो ही होते हैं न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? दो तो होते हैं प्रोटॉन और दो ही होते हैं न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पे एक प्लस चार्ज होता है, दो प्रोटॉन है तो मतलब इस पे अल्फा कण पे कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए? दो पॉजिटिव चार्ज, दो प्लस दो धनात्मक आवेश हो गए इसमें। अच्छा सर, बढ़िया, बेहतरीन। सोने की पन्नी का आकार मैंने आपको बता ही दिया। और ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? फोटोग्राफी की एक विशेष प्रकार की प्लेट होती है जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के चारों तरफ लगाई गई थी, सोने की पन्नी के चारों तरफ लगाई गई थी, जिसपे अल्फा पार्टिकल आके टकरा रहे थे, जिससे कि ये निशान बन जावे कि हाँ इस पे अल्फा कण आके टकरा रहे हैं या नहीं टकरा रहे हैं, ये सब। अब पूरे के पूरे प्रयोग में हुआ क्या क्या था वो अच्छे तरीके से हम बढ़ेंगे। आपके सामने एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, इस डायग्राम को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे बना के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे की कहानी। तो चलिए अब डायग्राम की बात करते हैं। देखो क्या हुआ कि इन्होंने एक रेडियम या कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ ले रखा था। ठीक है, जिसमें यह एक डब्बा है समझ लीजिए, इसके अंदर अल्फा कण भरे हुए हैं बहुत सारे। कितने हैं सर? कोई आंकड़ा नहीं है, कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। ठीक है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन जो ज्यादातर मानना जाता है वो ये है कि 20,000 अल्फा कण थे। कितने अल्फा कण थे? 20,000 अल्फा कण। ठीक है, कोई आंकड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। अब किस पे इन्होंने फेंके थे सब? ये सोने की पन्नी पे इन्होंने ये आक्रमण करा था, सोने की पन्नी। ठीक है ना, अच्छे से बनाते हैं। बढ़िया। ये सोने की पन्नी है जो कि बहुत पतली है, बहुत पतली पन्नी है। इसके चारों तरफ इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी, ऐसे करके कोई फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी। अच्छा सर, ठीक है।
जिसपे से क्या लगा हुआ था, ZNS, जिसपे ZNS लगा हुआ था। ठीक है सर, ये सोने की पन्नी होगी, ये अल्फा कण हो गए लगभग 20,000, और ये इसके चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है। आप लिख सकते हो इसका नाम फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, ये अल्फा कण हो गए और ये सोने की पन्नी हो गई, ये सोने की पन्नी हो गई। ठीक है, बढ़िया। क्या हुआ देखो जरा ध्यान से, इधर से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, इधर से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे भाई, इस पर टकराए। क्या हुआ, अधिकांश अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल गए, एकदम सीधे टकराए थे, सीधे निकल गए, वे मुड़े नहीं, मुड़े नहीं, अधिकांश एकदम सीधे निकल गए। कुछ क्या हुआ, विक्षेपित हो गए, कुछ विक्षेपित हो गए, कुछ विक्षेपित हो गए इधर उधर, बहुत कम कोण से इधर उधर विक्षेपित हो गए। ठीक है, इधर उधर चले गए कुछ, बढ़िया सर। अधिकांश एकदम सीधे निकल गए थे, अधिकांश एकदम सीधे निकल गए थे, एकदम सीधे। क्या हुआ, एक अल्फा कण जिस माध्यम में गया था उसी माध्यम में वापस आ गया, जिस रास्ते से गया था एकदम 180 डिग्री पे उसी रास्ते से वापस आ गया। जैसे अल्फा कण गया और इसी रास्ते से वापस आ गया, और अल्फा कण जा रहे हैं, और अल्फा कण जा रहे हैं, और अल्फा कण जा रहे हैं, सब कुछ सीधे निकल रहे, कुछ विक्षेपित हो रहे। क्लियर है? तो ये टोटल चीजें उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखी थी, ये टोटल चीजें। क्या कहा कि जब इन्होंने 20,000 अल्फा कण फेंके तो बहुत सारे अल्फा कण बाहर निकल गए अपने आप, बाहर निकल गए अपने आप, बिना विक्षेपित हुए, बिना विक्षेपित हुए। लगभग 20,000 थे, तो ये मान के चल सकते हो आप, कोई आंकड़ा फिक्स नहीं है। लगभग लगभग कितने कण सीधे निकल गए होंगे सर, कितने कण लगभग लगभग सीधे निकल गए होंगे सर? तो 20,000 में से मान के चलिए 18,000 अल्फा कण, 18,000 या इससे ज्यादा ही अल्फा कण एकदम सीधे निकल गए, एकदम सीधे। अच्छा सर, सर कुछ विक्षेपित हो रहे, इधर उधर जा रहे हैं, कुछ इधर उधर भी तो जा रहे हैं। 18,000 में से एक कण वापिस आ गया, टोटल 2,000 बचे, एक कण वापिस आ गया, यानी कि 1999 जो अल्फा कण थे वो इधर उधर विक्षेपित हो गए, इधर उधर भाग गए, जैसे ये भागा इधर उधर। ठीक है ना, कितने, लगभग 1999 अल्फा कण। ठीक है सर, एक अल्फा कण एकदम 180 डिग्री पर वापस आ गया उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, अभी देखो ये दूसरे वाला डायग्राम, अब इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ये दूसरा डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम पे आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे, कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे, ठीक है ना, इधर इधर कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे। ये डॉट्स वे जगह है जहां पे अल्फा कण टकराए हुए हैं। अब ये पता कैसे चल रहा है डॉट्स का, क्योंकि हमने ZNS लगाया हुआ था। ZNS का ये काम है कि चीजों को दिखाना कि हाँ भाई यहाँ पे टकराव हुआ था, इसलिए ये यहाँ पे चमक पैदा हो रही। ठीक है, अच्छा सर, तो पूरा एक्सपेरिमेंट में ना क्या रहा, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने लगभग 20,000 अल्फा कणों की सोने की पन्नी पर बौछार करी, जिसमें से अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी के बाहर निकल गए थे, बिना इधर उधर भागे, विक्षेपित हुए। विक्षेपित होना मतलब इधर उधर भाग जाना। कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण से इधर उधर विक्षेपित हो गए, और उनमें से हैरानी की बात यह थी कि एक अल्फा कण जो बिल्कुल बीच में गया था, जो बिल्कुल बीच में गया था, वो एकदम 180 डिग्री पर वापस आ गया, एकदम 180 डिग्री पर मुड़कर वापस आ गया। ठीक है, अब इससे उन्होंने क्या अंदाजा लगाया, ये चीज क्या बताती है वो हम बात करेंगे। फटाफट से एक बार डायग्राम को देख लीजिए और उतार लीजिए। जी, निष्कर्ष। सर निष्कर्ष बताओ हमें क्या निकले, एकदम आसान से है। सबसे पहला, चूंकि अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल गए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आपको एकदम आंख बंद करके एकदम सीधे दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, एकदम सीधे दौड़ रहे हो, और आप इस रास्ते से पूरा का पूरा बाहर निकल गए। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है रास्ते में किसी से आपको टकराव भी नहीं हुआ, तो मतलब पूरा रास्ता खाली होगा। अगर आप आंख बंद करके किसी रास्ते पे भाग रहे हो और आपको ये नहीं पता कि सामने क्या है, कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और आप एकदम सीधे निकल जाओ बिना किसी रुकावट के, तो डेफिनेटली रास्ता पूरा खाली था, कुछ नहीं था। बढ़िया, तो इससे उन्होंने बताया कि चूंकि अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल गए, तो जो पहला निष्कर्ष था वो ये था कि परमाणु अधिकांश भाग खोखला है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, खोखला। ये दिख रहा है भाई स्क्रीन पे, दिख रहा, ठीक है सर।
सर कुछ कोण विक्षेपित हो गए सर, कुछ कण विक्षेपित हो गए, और ये सर एक जो एकदम 180 डिग्री पर वापस आ गया, इसका क्या केस है? एकदम 180 डिग्री पे। तो जो दूसरा निष्कर्ष था इन भाई साहब का, जो दूसरा निष्कर्ष था वो ये था कि भाई अल्फा कण पर कौन सा आवेश था सर? धनावेश था। अल्फा कण पर पॉजिटिव आवेश था सर, आपने स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, अब चूंकि जब सारे के सारे इधर उधर भाग रहे थे या सीधे निकल रहे थे, तो ये एकदम जाके एकदम वापस ही क्यों आ गया? क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ धनावेशित भाग होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक, चुंबक का एस वाला भाग एस वाले को दूर भगाता है। चुंबक की जो सेम चार्ज होती है, सेम पोल होता है, वो एक दूसरे को दूर भगाता है, और जो विपरीत होता है, विपरीत, वो एक दूसरे को जोड़ लेता है। उसी तरीके से तो अगर ये अल्फा कण एकदम इससे टकरा कर वापिस आया है, तो मतलब बीच में कोई धनावेशित चीज है, बीच में कोई धनावेशित चीज है। तो ये दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने कि परमाणु के मध्य में, परमाणु के, देखो यहां से इसके नीचे है, परमाणु नीचे लिख देता हूं, परमाणु के मध्य में एक धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग है जिसका आकार बहुत छोटा है परमाणु के मुकाबले, जिसका आकार बहुत छोटा है। अच्छा सर, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया। तो परमाणु के मध्य में एक धनावेशित भाग है, इसलिए वो अल्फा कण वापस आ गया था, और इसका आकार बहुत छोटा है। ठीक है सर, छोटा है परमाणु के मुकाबले। बढ़िया सर, तो ये दो मेन निष्कर्ष थे इनके, दो इनके मेन निष्कर्ष थे। अब इस वाले भाग को, जो मध्य में एक धनावेशित भाग है, इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया बाद में? नाभिक, कि भैया ये नाभिक है। क्या है? नाभिक। अच्छा ठीक है सर, नाभिक है। तो कुल ये मॉडल रहा इनका। क्योंकि इसमें अल्फा कणों की बम्बारमेंट की गई थी, अल्फा कणों की बौछार की गई थी, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया अल्फा कण प्रकीर्णन। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? अल्फा कण प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। ओके सर, मतलब अल्फा कण को फेंका जा रहा, फैलाया जा रहा इधर उधर। ठीक है सर, पढ़ लिया। तो क्या हुआ? अल्फा कण फेंके, लगभग 20,000 फेंके थे, 18,000 लगभग बाहर निकल गए। इससे क्या पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अल्फा कण इधर उधर विक्षेपित होकर एक एकदम वापस आ गया 180 डिग्री पे। इससे पता चला कि परमाणु के मध्य में एक धनावेशित भाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक, और इसका आकार बहुत छोटा है। पूरा एग्जैक्ट सही चीज बताई थी इन्होंने, एक हल्की सी कमी। ठीक है, क्या अभी देखो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो इन्हीं भाई साहब ने ये बोला था कि जो हमारे पास मध्य में भाग है ना, देखो ऐसे उन्होंने कुछ बोला, मतलब बोला, बना के नहीं दिखाया, बोला कि जैसे कि मध्य में कोई धनावेशित भाग है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इतना इन्होंने बोल दिया था कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं जो बीच में नाभिक है उसके। लेकिन क्या वे एक फिक्स कक्षाओं में घूमते, एक वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, लेकिन एक फिक्स कक्षा में क्या घूमते हैं? जिस कक्षा में घूम रहे हैं क्या उसी में घूमते रहेंगे? ऐसा इन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें नाभिक में गिर सकते हैं, क्यों नहीं गिर रहे ये भी ये नहीं बताया था। अब हम बात करेंगे कि इनकी डिमेरिट क्या है, क्या इनकी कमी थी मॉडल में, जो आगे नील्स बोर ने दूर करी। फटाफट से इसे उतार लीजिए। देखो अब हम कमी की बात करेंगे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, आपने मौत का कुआं देखा होगा, है ना? डेफिनेटली अधिकांश बच्चों ने देख लिया होगा मौत का कुआं। जिन्होंने नहीं देखा तो एक ऐसा लकड़ियों को कोई सर्कल से बना के रखते हैं, उसमें वो बाइक घुमाते हैं इस तरीके से। जब तक बाइक घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, तब तक वो बाइक उसके अंदर नहीं गिरती, वो बंदा उसके अंदर नहीं गिरता, जो पूरा कुआं है। लेकिन क्या वो हर टाइम तक घूमती रहेगी? एक समय बाद तेल खत्म हो जाएगा, और जैसे तेल खत्म हुआ मतलब उसकी एनर्जी खत्म हुई, तो धुंध से एकदम उसके नीचे गिर जाएगा अंदर। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन एक समय बाद उन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। मैक्सवेल भैया थे, उन्होंने एक मॉडल बोल रहा था कि जो भी कोई वृत्त के चारों तरफ अगर कोई चार्ज, जिसके पास कोई आवेशित कण हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर वो घूम रहा है तो उस समय पे वो ऊर्जा बाहर निकालता है। क्या निकालता है? ऊर्जा बाहर। और इससे तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, और अगर ऊर्जा कम होगी तो वो किस में जाके गिर जाएगा?
नाभिक में। और अगर वो नाभिक में गिर गया तो पूरा का पूरे परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिल जाएंगे। भाई मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ाए थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं, इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से अंदर नहीं जा सकते, ठीक है ना, नहीं तो परमाणु का स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सर। अच्छा तो सर फिर ये तो बात इन्होंने बताई नहीं, बिल्कुल ये बात इन्होंने नहीं बताई थी कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब नाभिक के अंदर क्यों नहीं गिर रहा, आखिर गिरना तो ही नहीं है, तो मतलब कब तक घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ये मतलब चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कुल मिलाकर जो उनकी कमी थी वो ये मेन थी कि ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाए, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। ये इनकी सबसे बड़े वाली कमी थी। ठीक है, इसके बाद और भी हैं जैसे कि ये जीमान प्रभाव को नहीं बता पाए थे। अभी जीमान प्रभाव क्या है वो हम अगले मॉडल में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जीमान प्रभाव नहीं बता पाए थे कि जीमान प्रभाव क्या होता है। रंगीन रंगीन चुंबकीय क्षेत्र में कुछ रंगीन रंगीन रेखाएं बनती हैं, उसके बारे में ये नहीं बता पाए थे। ठीक है ना, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में भी ये मॉडल नहीं बता पाया था। तीसरा कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम मॉडल के बारे में भी ये नहीं बता पाया। बता पाया। ठीक है, अभी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या है ये भी हम सब पढ़ेंगे। इसके बाद इस कमी को और इस कमी को दूर करने के लिए एक मॉडल आया था जिसे बोलते हैं नील्स का परमाणु मॉडल, जो सन 1913 में आया था। रदरफोर्ड का कब आया था? 1911 में। जिसके 2 साल बाद ही इन्होंने इसके मॉडल में कुछ सुधार किए थे, और वो सुधार करने के बाद उन्होंने उसका उनके मॉडल का नाम पड़ गया उसका बोर का, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब वो हम मॉडल नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इसी के जस्ट बाद आने वाला लेक्चर, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप चैनल इस वीडियोस को मिस ना कर पाओ। उम्मीद है पूरा लेक्चर बड़ी अच्छी स्टोरी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि क्या क्या था, कैसे था, क्या था वो सब, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करे होंगे, कैसे कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकाले होंगे, ये सब। ठीक है, कमी भी बता दी कि कैसे क्या कमी थी। ठीक है, अब इन्हीं कमी के आधार पर हम अगला मॉडल पढ़ेंगे नील्स बोर का, जो कि पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। चीजों को कनेक्ट करके चलोगे तभी आप चीजें समझ पाओगे। ठीक है ना, हमने परमाणु पढ़ा, परमाणु के मॉडल्स पढ़ रहे हैं, अभी एक और मॉडल रह गया, वो पढ़ने के बाद हम उसे खत्म कर देंगे। फिर हम आगे की चीज पढ़ेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे एक वर्ड आया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है, क्योंकि अब नील्स बोर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तो उसी से नेक्स्ट लेक्चर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी करेंगे कि भैया ये क्या चीज होती है। ठीक है, केमिस्ट्री में ऐसा बना दूंगा भाई कि खड़े होकर आप ये सब बोल दो कि केमिस्ट्री में बता भाई क्या पूछना है, किसी दूसरे बंदे को, ग्रेजुएशन लेवल के बंदों को आप पढ़ा दोगे। ठीक है नहीं, इस लेवल की केमिस्ट्री। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी केमिस्ट्री को ऐसे कर दोगे। जब जाने देने जाओगे ना एग्जाम या सिलेबस विलेबस देखोगे तो उसमें देखा जाएगा भाई केमिस्ट्री की तुम्हें कोई टेंशन नहीं, केमिस्ट्री तो ऐसे ही कर देंगे। ठीक है नहीं, तो जुड़े रहो बस। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जरूर, उससे भी बताओ कि भाई ऐसे ऐसे केमिस्ट्री चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। और सजेशन देते रहा करो कि भाई कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है।